हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर गोल्स। दिस इज कमलेश महतो और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड महिला पर्यवेक्षिका का जो परीक्षा होना है उसके बारे में। इससे पहले हम लोग जो महिला पर्यवेक्षिका का परीक्षा होनी है और इसमें खास करके जिन लोगों ने मनोविज्ञान का पेपर लिया है थर्ड पेपर में, है ना, उसके बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और जो लोग नए हैं और जिन लोगों ने इससे पहले की कक्षाओं को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो पहले की वीडियोज मिल जाएंगी जिसको आप देख के लाभान्वित हो सकते हैं, है ना। तो बिना विलंब के हुए चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से मनोविज्ञान पे पत्र जो है झारखंड महिला पर्यवेक्षिका का जो पेपर होना है उसमें जो थर्ड पेपर है जिसमें आप जानते हैं 3 पत्र हैं, होम साइंस और उसके बाद सोशियोलॉजी और ये साइकोलॉजी, इन 3 पत्र हैं। तो इसमें हम लोग साइकोलॉजी को मुख्य रूप से कवर कर रहे हैं, उनकी कक्षाएं आती हैं और आपको इससे संबंधित जो कोर्स है, मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, वो आपको इसके हमारा जो स्टडी फॉर गोल्स का ऐप है उस पर मिल जाएगा, है ना। तो चलिए बिना विलंब के हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और कुछ इस परीक्षा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो इस कोर्स के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। यदि आपने झारखंड महिला पर्यवेक्षिका का फॉर्म भरा है और मनोविज्ञान का पत्र लिया है तो स्टडी फॉर गोल्स आपको आपकी परीक्षा को बेहतर तैयारी करने में मदद कर सकती है। हम लोगों ने लगभग अपने ऐप पर 10 से अधिक मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए हैं। उसके साथ साथ ये 10 केवल आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, उसके अतिरिक्त सेक्शनल भी आपको उसमें मिल जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो उसमें प्रश्न है, जो प्रश्नों की गुणवत्ता है, वो आपको निसंदेह आने वाली परीक्षा में मदद करेगी। तो यदि आप इच्छुक हैं तो इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। देखिए, इस कोर्स की खासियत यह है, एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ, इस कोर्स की खासियत है कि यदि आप मनोविज्ञान का पत्र लेना को केवल लेते हैं थर्ड पेपर को, तो इसमें आपको ऐसे 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट की बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी की ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि देखिए मैं ईमानदारी से कह देता हूँ कि आप 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट बनाएंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे और वो थोड़ा सा आपके लिए भी उलझाव और थोड़ा सा बोरियत सा होगा। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी और अधिक प्रश्न बन सकते हैं ज़रूर मैं आपको वो प्रोवाइड कराऊँगा और स्टडी फॉर गोल्स पूरी टीम आपकी लिए मदद करेगी इस पूरी प्रक्रिया में, है ना। तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाले गए हैं, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट भी हैं, है ना। तो ये सब का लाभ आपको इसमें मिलेगा। दोस्तों मेरे ख्याल से 99 रुपया इस कोर्स का दाम है, तो इसको आप लाभ उठा सकते हैं। यदि आप पूरा कोर्स लेना चाहते हैं, जानते हैं इसमें 3 पत्र मुख्य रूप से है। इसमें पहला जो है वो क्वालिफाइंग हिंदी इंग्लिश है, जैसे कि SSC CGL में था। उसके अलावा पेपर 2 में है पेपर 2 जो है उसमें क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाएं, जिनमें कि अब 15 भाषाएं अधिसूचित है झारखंड सरकार के द्वारा, तो वो 15 भाषाएं हैं। तो जो स्टडी फॉर गोल्स है उसमें 3 भाषाएं मुख्य रूप से इसके कंटेंट आपको मिलेंगे इस बंडल वाले कोर्स में, हिंदी इंग्लिश खोरठा नागपुरी और इंग्लिश का। पेपर 3 में आपको सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और होम साइंस तीनों के मतलब कि कंटेंट मिल जाएंगे, है ना। तो मुख्य रूप से मैं साइकोलॉजी के साथ डील करता हूँ, उसके कंटेंट में कवर करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम लोग उससे संबंधित ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों के सिलसिले को। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है वह कह सकते हैं टीचिंग मेथड या साइकोलॉजिकल मेथड से संबंधित है। सवाल है कि कौन सी विधि को सुकरात विधि भी कहा जाता है। इनमें जो 4 आपको विधियां दिख रही हैं, इसको कौन सी विधि को सोक्रेटिज मेथड भी कहा जाता है। तो पहला हमारे सामने जो ऑप्शन है वो है प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड। इसको अन्वेषण विधि, इसको ह्यूरिस्टिक मेथड कहेंगे, है ना। मैं लिख दे रहा हूँ ह्यूरिस्टिक मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड। योजना विधि को प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं, ये भी जानना। समीक्षा विधि रिव्यू मेथड। तो आपको बताना है कि इनमें से में कौन सी विधि को आप कहेंगे सुकरात या सोक्रेटिज मेथड, है ना, क्वेश्चन आंसर मेथड। तो इसका सीधा सा उत्तर है प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड को हम लोग सोक्रेटिज मेथड भी कहते हैं, क्योंकि सुकरात इस विधि के जन्मदाता थे। जब वह अपने ज़माने में थे, तो आप थोड़ी सी बता दूं कि जानते हैं कि एक बहुत बड़े सुकरात थे, ग्रीक फिलोसफर थे। तो जब अपने दिनों में भाषण देते थे और बातचीत करते थे, युवाओं से संवाद करते थे, तो उनका जो मुख्य
तरीका था लोगों से बातचीत करने का वो क्वेश्चन आंसर मेथड था, जिसके जरिए स्थानीय मुद्दों को और कह सकते हैं स्थानीय जो समस्याओं को वो उठाया करते थे इस मेथड के जरिए, है ना। चलिए दूसरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रॉबर्ट गैने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियों के बारे में बात की है? तो आपको पता होगा कि रॉबर्ट गैने ने लर्निंग कंडीशंस की बात की है, उसके साथ साथ उसने इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स की भी बात की है। तो अभी हम लोगों को पूछ रहा है लर्निंग कंडीशंस की बात की है ना, अधिगम की परिस्थितियों के बारे में बात की है, तो वो कितनी है? तो क्योंकि कितनी पूछी है तो 8 हैं इसमें, 8, जिसमें आप स्टिमुलस, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्स जनरेशन, प्रोसीजर फॉलोइंग, यूज ऑफ टर्मिनोलॉजी, डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, रूल एप्लीकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरीके से ये 8 मेथड, 8 कह सकते हैं कि लर्निंग कंडीशन की बात की है। इसके अलावा ना उन्होंने इंस्ट्रक्शनल इवेंट की भी बात की है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा और जब आप पढ़िएगा तो इन सबों को जरूर रखिए, नोट करके रखिएगा। इंस्ट्रक्शनल इवेंट की भी बात की है, जिसमें गेनिंग अटेंशन वगैरह, चेनिंग वगैरह का है ना, स्टिमुलस रेस्पॉन्स, कुछ इस तरीके के करके अगर ये पूछे इंस्ट्रक्शनल इवेंट की बात करें तो वो 9 है ना। और अगर लर्निंग कंडीशंस की बात करें तो 8 हैं, है ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तीसरे प्रश्न को देखिए, ये सचमैन होना चाहिए। अंग्रेजी में हम जब लिखते हैं इसको तो इस तरीके से लिखाता है, ये डेविड सचमैन है। तो कह रहा है कि ये जो डेविड सचमैन है का परीक्षा मॉडल, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, परीक्षा इस तरीके से लिखी जाएगी, परीक्षा अर्थात इंक्वायरी, है ना। तो कह रहा है कि ये जो इंक्वायरी मॉडल है वो किस पर आधारित है। प्रश्न है सचमैन का परीक्षा मॉडल निम्नलिखित में से कौन सा है, किस पर आधारित है, ये प्रश्न होना चाहिए। तो परीक्षा का अर्थ हुआ इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब होता है आप क्वेश्चन करते हैं ना, जब आप क्वेश्चन करके किसी कह सकते हैं कि कंक्लूजन तक पहुंच रहे हैं, मतलब आपका वो मेथड क्या कहलाएगा, आगमनात्मक उसका बेस है ना, इंडक्टिव है। आगमनात्मक को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव, है ना। तो इंडक्टिव जो लॉजिक है उस पर वो आधारित है परीक्षा मॉडल सचमैन का, डेविड सचमैन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। अगर आप थोड़ी बहुत भी साइकोलॉजी पढ़े हैं और इसकी जो साइकोलॉजी की बहुत सारी धाराएं हैं, जिसमें आप जानते हैं बिहेवियरिज्म है, कॉग्निटिविज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म है, साइको एनालिसिस है ना, उसके बाद अब नई धाराएं हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म है, सोशल थेरीज हैं, तो उससे संबंधित कई उसके कह सकते हैं कि प्रोपाउंडर्स है, उससे उस विशेष कह सकते हैं कि क्षेत्र से संबंधित कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या वाटसन का संबंध व्यवहारवाद से है। तो वाटसन तो एक व्यवहारवादी थे, इसमें कोई शक नहीं। जॉन डीबी क्या संरचनावादी थे, नहीं, ये एक प्रैग्मेटिस्ट थे। प्रैग्मेटिस्ट का मतलब होता है प्रयोजनवादी। अगर प्रयोजनवादी लिखा रहता तो हम ये मानते, तो ये गलत हुआ। जिन पियाजे बिल्कुल एक संज्ञानवादी हैं। वर्दिमर गेस्टॉल्टवादी हैं, ये बात सही है। तो ये 3 सही हैं, ये और ये गलत है ना। हमें पूछा क्या है कि कौन सा युग्म गलत है, क्योंकि पूछा गलत है इसलिए हमारा जो आंसर होगा ये वाला आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी का युग्म गलत है, इसलिए वह सही होगा। आप इसमें बताएं कि और व्यवहारवादियों में कौन कौन है। जैसे आप व्यवहारवादी में बहुत सा नाम लिए जा सकते हैं, जिसमें थॉर्नडाइक हो जाएंगे, पेवलो, वाटसन, ये सब व्यवहारवादी के आते हैं, स्किनर, ये सब, है ना। ये सब हो गए वो व्यवहारवादी। जब हम बात करते हैं संज्ञानवादी का, तो संज्ञानवादी में आप जो मुख्य हैं पियाजे हैं, आप वाइगोत्स्की को भी ले सकते हैं, ब्रूनर को ले सकते हैं और टॉलमैन को ले सकते हैं। इन सबों को भी आप उधर मान सकते हैं, टॉलमैन हो सकते हैं, बेंडूरा को मान सकते हैं, हालांकि उनका थोड़ा सा सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की तरफ जाता है, लेकिन हाँ कुछ उनकी भी है इसमें। और अगर गेस्टाल्टवादियों की बात करें तो इसमें आप कोफका, कोहलर, वर्दिमर, कुटलेविन, ये लोगों को आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इतना पता होना चाहिए कि कौन किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से बिलोंग करता है। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न हमारे सामने है। एक विशेषता दी गई है कि आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है किस अवस्था में। तो क्या यह बाल्यावस्था में होती है, क्या यह शैशवावस्था में होती है, क्या यह किशोरावस्था में होती है, प्रौढ़ावस्था में होती है। तो ये आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट होने की बात है, या इसकी विशेषता एक तरीके से कहें कि एक बच्चे में आने लग जाती हैं। तो आप अगर थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाएंगे
तो आपको पता चलेगा कि ये किशोरावस्था में आती है। खास करके जो टीन एज होते हैं 11 to 19 का उम्र जो होता है, उसमें बच्चों को ये बात होने लग जाती है, वो हर्ट होने लग जाते हैं। आज के बच्चे थोड़ा सा पहले ही हो जाते हैं कि ईगो हर्ट हो गया उसका। इस तरीके आप देखेंगे 7वीं 8वीं के बच्चे हैं, 5वीं 6वीं के बच्चों में भी ईगो हर्ट होने लग जाती हैं, उनकी सेल्फ इस्टीम जैसी बातें आने लग जाती हैं ना। तो ये बात जो आप साइकोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो किशोरावस्था में कुल मिला के होता है। इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस एक बहुत बड़ी विशेषता होती है ना, वो लोग अपनी आइडेंटिटी ढूंढने लग जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, किशोरावस्था की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि यह आइडेंटिटी पर भी बात करता है, आइडेंटिटी क्राइसिस होता है ना। इसके अलावा एक कह सकते हैं रोल क्राइसिस भी आता है। इसके अलावा एक और बात करेंगे तो इसमें नायक पूजा, अर्थात हीरो अपने मॉडल, रोल मॉडल ढूंढने लग जाते हैं, तो रोल मॉडल भी कह सकते हैं। तो रोल मॉडल ये सब इस उम्र में होता है, किशोरावस्था में, है ना। प्याजे को भी आप देखेंगे तो यही बात कहता है, उसकी जो 4 स्टेजेज है ना, उसमें भी यही कहता है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में वो कहता है कि ये सब विशेषताएं एक बच्चे में आने लग जाती है। आप देखिए एक और किशोरावस्था से संबंधित है, किशोरावस्था की विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द एक कौन सा हो सकता है? छठा ही ना, कोई स्किप तो नहीं हो गया? 5वां, हाँ ठीक है। छठा क्वेश्चन है कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द अगर हमको चुनना हो तो क्या होगा? क्या विकास? विकास तो होता है। समायोजन क्या यह है? परिवर्तन, अस्थिरता क्या होगा? डेवलपमेंट, एडजस्टमेंट, चेंज या ट्रांजिशन कहेंगे इसको। परिवर्तन के लिए मेरे ख्याल से जो शब्द यूज होनी चाहिए वो होनी चाहिए ट्रांजिशन। तो क्या ये ट्रांजिशन का दौर है? और क्या अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी, बिल्कुल स्टैनली हॉल ने कहा ना कि एडोलेसेंट इज द एज ऑफ स्टॉर्म, स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, उसने कहा। तो ये भी दौर है, ये विशेषताएं भी है, लेकिन एक शब्द हमें अगर कहना हो तो हम परिवर्तन कहेंगे, ट्रांजिशन है। बहुत सारी बदलाव होते हैं किशोरावस्था के दौर में, तो इसलिए इस एक शब्द से हमें पूरी इस जो स्टेज है उसको डिफाइन करना हो तो हम उसे किशोरावस्था को हम परिवर्तन के रूप में देखेंगे, एक ट्रांजिशन के रूप में देखेंगे, है ना। चलिए 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एडोलेसेंस कह रहा है, एडोलेसेंस, ये अगर हिंदी में आप ना समझ पा रहे हैं तो कह रहा है कि एडोलेसेंस जो पुस्तक है, एडोलेसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इसका सीधा सा जवाब है, स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था के बारे में बात की है और उसने एडोलेसेंस नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें वो उसका एक फेमस वाक्य जैसे मैंने बताया कि एडोलेसेंस इज द एज ऑफ स्टॉर्म, स्ट्रेन एंड स्ट्रेस। किशोरावस्था तनाव, तूफान और तूफान की अवस्था है, इस तरीके से उन्होंने कहा कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न हमारे सामने है, मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। कौन सी ऐसी विशेषता है जो मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? तो सहनशीलता बिल्कुल एक मानसिक लक्षण है ना। सहनशीलता की जब हम बात करें तो बिल्कुल, सॉरी यार बार बार हो रहा है, हाँ, सहनशीलता मानसिक स्वास्थ्य का एक लक्षण है। सामंजस्य की योग्यता बिल्कुल, आत्मविश्वास बिल्कुल, और परिपक्वता, इमेच्योरिटी कभी भी हम इसको मानसिक विकास का लक्षण के रूप में नहीं देख सकते। इमेच्योरिटी मानसिक विकास के लक्षण नहीं हो सकते, है ना। तो ये होगा। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक हैं कौन से? तो वंशानुक्रम का मतलब है हेरिडिटी, परिवार का विघटन, अगर जो फैमिली है उसमें क्राइसिस होता है, शारीरिक दोष, ये सब क्या बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालते हैं? तो बिल्कुल इनमें से सभी किसी बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित किसी न किसी प्रकार से करेंगे, तो ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि, ये किताब का नाम है। दरअसल मुझे लगता है पिछली कक्षा में भी ये बात हो गई थी। ये किताब को अंग्रेजी में ही लिखी जानी चाहिए थी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये किताब है इस तरीके से कुछ इमोशनल, मैं बार बार ये करा रहा हूँ और अगर पूछ दे यार आप लोग गड़बड़ कर देंगे तो बहुत दुख होगा। हाँ, इस इमोशनल इंटेलिजेंस, ये किताब का नाम इस तरीके से है,
इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। ये किताब का नाम है और पूछ रहा है कि इसको किसने लिखा है, मोर देन IQ, है ना। ये किताब है, इसको किसने लिखी है ना। तो 1980 के दशक में एक व्यक्ति हुए डैनियल गोलमैन, जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस के एक बहुत बड़े कह सकते हैं कि प्रचारक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने इस किताब को लिखा था, इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ, है ना। तो ये हुआ। अब देखिए अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है, संवेगों पर नियंत्रण। संवेग कहते हैं इमोशंस को, है ना, ध्यान रखिएगा। संवेग इज व्हाट इज इट्स इमोशन। तो इमोशन पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास कराना चाहिए किस चीज़ का? आत्मचेतना का, आत्म प्रेरणा का, आत्मनियंत्रण का, आत्मानुभूति का। सबसे अच्छा है सेल्फ रियलाइजेशन। तो आत्मानुभूति का प्रैक्टिस, इसका ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। सब है, सबका अपना अपना योगदान है, लेकिन सबसे जो कारगर और सबसे कह सकते हैं इफेक्टिव तरीका है वो आत्मानुभूति का है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण का वह प्रतिमान। प्रतिमान का मतलब होता है मॉडल, है ना, मॉडल। इसको हम मॉडल कहेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे मॉडल होते हैं टीचिंग के। तो कह रहा है शिक्षण का वह मॉडल जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा या व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोग में लाया जाता है, तो वो कौन सा है? आगमन प्रतिमान, मतलब ये इंडक्टिव मॉडल को लाया जाता है। संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान, इसको इंग्लिश में बता देता हूँ, तुम लोग बड़ा वो लगेगा। संप्रत्यय, इसको कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल कहते हैं। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, अगर आप पढ़े हो ब्रूनर को तो ये जानते होंगे। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल इसको कहते हैं। परीक्षा प्रशिक्षण मॉडल, वही इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। विकासात्मक डेवलपमेंटल मॉडल, ये है क्या? तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा है जो सर्वाधिक उपयोगी होता है भाषा या व्याकरण सिखानी हो। तो ब्रूनर का जो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है वह इसमें बहुत कारगर साबित होता है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, भाषा या व्याकरण अब सिखानी हो तो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल ब्रूनर द्वारा दी गई वो मॉडल बहुत उपयोगी है। बालक को कक्षा में, अगला प्रश्न है 13वां, बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव क्या हो सकता है? कि अगर किसी बच्चा को रोज कक्षा में बुलाना हो तो आप उसको क्या करेंगे? क्या डांटेंगे? भाई डांट के आज के बच्चों को तो कभी क्लास में ला ही नहीं सकते। क्या डांटेंगे आप? आलोचना करेंगे, जुर्माना ठोकेंगे, मतलब जो होता है ना कि आप क्या, आज कोई एब्सेंट करता है तो उसको फीस, क्या कहते हैं, एब्सेंट फी वगैरह लगाया जाता है। तो ये सब तो ऐसे ही कट जाएगा अगर थोड़ी बहुत भी ध्यान रखेंगे। तो ये प्रोत्साहन है। प्रोत्साहन को कहेंगे एक तरीके से मोटिवेशन। मोटिवेट करेंगे बच्चों को बढ़िया से, आप उनको इनकरेज करेंगे। इस तरीके से माहौल बनाइए क्लास में कि बच्चे को आनंद आए और क्लास में आए तो उसे एक थोड़ा सेफ महसूस हो, सुरक्षित महसूस हो, थोड़ा सा उसे आनंद की अनुभूति हो। इस तरीके के कुछ उसमें उसको लगे कि उसको इम्पोर्टेंस है, उस तरीके के कुछ उपाय करी जाती है, तब बच्चा ठहरता है ना। जेल ना लगे या फिर ऐसा ना लगे कि यहाँ हम बेइज्जती कराने आ गए, तो ऐसे में नहीं होता। 14वां प्रश्न है, एक अध्यापक दृश्य श्रव्य सामग्री शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापक को, एक अध्यापक दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापक को क्या करा, अध्यापन को टीचिंग को, मतलब दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहेंगे हम लोग ऑडियो विजुअल एड्स, है ना। तो ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू हम क्या करना चाहते हैं? क्या हम अपनी टीचिंग को सरल अर्थात सिंपल बनाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं, रेलेवेंट बनाते हैं, या मनोरंजन इंटरटेनिंग बनाते हैं, कैसा बनाते हैं? ये सब बातें ठीक है, लेकिन सबसे जो सटीक बात है वो ये है कि रोचक बनता है, इफेक्टिव बनता है। सबसे बेहतर तो ऑप्शन ये होना चाहिए कि रोचक या प्रभावी बनता है। जब कोई कक्षा में ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करता है तो उसकी टीचिंग भी इफेक्टिव होती है, लर्निंग भी बहुत इफेक्टिव होती है, और वो रोचक भी होते हैं। बच्चों को एक से अधिक सेंसेस चूँकि उसमें इन्वॉल्व रहती हैं तो बच्चे बढ़िया से उसमें ध्यान लगाकर पढ़ते भी हैं, है ना। इसलिए ये बात ठीक होगी। अगला प्रश्न देखिए, हाँ, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट एक साइट जो है ये कब शुरू हुआ? एक फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया। तो ये कब शुरू हुआ, ये बात कहा गया है इसमें।
तो सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट साइट कब शुरू किया? ये तो 1 अगस्त 1975, 9 नवंबर 1980, 20 जून 1975, 17 अगस्त 1990 कब शुरू हुआ? मैं इसको क्वेश्चन ऑफ द डे बनाना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से दिया नहीं इन लोगों ने, तो इसका उत्तर आप खुद ही थोड़ा सा मेहनत करिए, इसको बताइए कि सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट साइट कब शुरू हुई, है ना। ये क्या है इसके बारे में भी थोड़ा पढ़िए, और ये कब शुरू हुआ इसके बारे में भी हमें बताइए। तो इट शुड बी योर क्वेश्चन ऑफ द डे, है ना। इसको मैंने भेजा था, बनाया नहीं, क्वेश्चन ऑफ द डे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 16वां। मात्रात्मक अर्थात क्वांटिटेटिव चर अर्थात वेरिएबल्स का उदाहरण है। देखिए आपका एक वो है सेक्शन जिसमें कि रिसर्च और रिसर्च मेथडोलॉजी मेथड्स की बात कही गई है, तो उसमें इस तरीके के प्रश्न आते हैं। तो कह रहे कि मात्रात्मक चर का उदाहरण क्या है? बुद्धि है, मतलब बुद्धि क्या मात्रात्मक चर है? उपलब्धि, लंबाई, ये सब क्या मात्रात्मक चर का उदाहरण है? इनमें से में सभी, तो हाँ, इन सबों को क्वांटिफाई किया जा सकता है। बुद्धि को आप हम लिखते हैं ना, तो जितने जो भी चर को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं दैट इज क्वांटिटेटिव वेरिएबल। तो बुद्धि IQ को हम कहते हैं ना कि 140 का IQ है, 120 है, 110, इस तरीके से। उपलब्धि में हम नंबर में दिखाते हैं ना कि उसका मैथ्स में 80 नंबर आया, 90 नंबर आया, दैट इज कैन बी ऑल्सो क्वान्टिफाइड। लंबाई इज ऑल्सो यू कैन मेजर इन सेंटीमीटर, मीटर और एनीथिंग अदर्स in others way. So लंबाई, उपलब्धि और बुद्धिलब्धि, these are the examples of quantitative variables. रेकी शब्द, देखिए ये शब्द आपने बहुत सुना होगा, पुलिस वालों के लिए ये शब्द बड़ा प्रचलित होता है कि रेकी क्या है। रेकी शब्द क्या है? लैटिन है, जापानी है, अंग्रेजी है, हिंदी है, ये भी खोजने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन मैं बता देता हूँ लैटिन ये शब्द है जापानी, रेकी शब्द है। रेकी का मतलब क्या होता है? रेकी इस तरीके का क्या कहेंगे, एक तरीके का निगरानी रखना होता है, एक तरीके से किसी क्षेत्र विशेष या व्यक्ति विशेष पर नज़र रखना होता है, उसकी दिनचर्या, उसकी पूरी जो कह सकते हैं कि आवाजाही, आवागमन, उसकी पूरी जो क्रियाकलाप है उस पर नज़र रखकर उस पर किसी दिन छापा मारा जाता है, तो उससे पहले रेकी की जाती है, दैट इज रेकी। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? एक बहुत लड्डू से सवाल है, तो 21 में 21 जून क्या बोलूँ मैं इसको, यही होता है ना, 21 जून विश्व योग दिवस मनाया जाता है। 20वां प्रश्न, 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के यंत्र नहीं समझा जाता है? यहाँ पर ध्यान रखना है, नहीं भी है, नहीं समझा जाता है। किसे निम्नलिखित में से किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकन के एक टूल के रूप में नहीं समझा जाता है? तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक टूल है भाई, केस स्टडी को भी एक टूल मानेंगे, साक्षात्कार भी एक टूल है ना, मनश्चिकित्सा एक पद्धति है, तो यह आपका उत्तर नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए 20वां, उद्बोधक चिकित्सा लोगोथेरेपी का प्रतिपादन किसने किया था? तो लोगोथेरेपी क्या है इसके बारे में भी आप अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे। तो इसका जो प्रतिपादन किया था वो व्यक्ति का नाम था विक्टर फ्रैंकल। और इसमें क्या होता है थोड़ा सा जान लीजिए। लोगोथेरेपी एक ऐसी कह सकते हैं कि थेरेपी है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को कह सकते हैं कि उसका मोटिवेट करने के लिए उसको लाइफ का मीनिंग के बारे में कह सकते हैं कि उसका प्राइमरी फोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है कि उसको मीनिंग बताई जाती है कि लाइफ की, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। आप इसको अगर थोड़ा सा जोड़ना चाहें तो आप जोड़ सकते हैं, खास करके जो फिलॉसफी में या साइकोलॉजी, फिलॉसफी समझिए, फिलॉसफी में एग्जिस्टेंशियलिज्म का जो स्कूल ऑफ थॉट है उसमें जिस तरीके से बात की जाती है कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या अस्तित्व है, मेरे इस जीवन में क्या सार्थक है, क्या सार्थक नहीं है, इस तरीके की जो बात करी जाती है। इसमें सोरेन किरकेगार्ड वगैरह का नाम सुने होंगे, जॉन पॉल सार्त्र का नाम सुने होंगे, तो कहीं ना कहीं उस स्कूल ऑफ थॉट से थोड़ा सा प्रभावित लगता है ना। तो ये बात होगी लोगोथेरेपी। इसमें सर्चिंग मीनिंग इन लाइफ, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है इस पूरी थेरेपी में। अगला प्रश्न देखिए, मनोगतिक साइकोडायनेमिक जो चिकित्सा है का प्रतिपादन किसने किया था? ये मेरे ख्याल से तो
बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सब फ्राइड से रिलेटेड है। साइकोडायनेमिक, साइको एनालिसिस, ये सब किससे रिलेटेड है? एक आ ही गया, मनोविश्लेषणात्मक या साइको एनालिसिस का जो थ्योरी है ये किसने दिया? तो ये सभी आप लोग तो मनोविज्ञान के कोई मास्टर होंगे, ग्रेजुएट होंगे तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि साइको एनालिसिस क्या है और इसको किसने प्रतिपादित किया था, प्रोपाउंडेड बाय होम। तो ये भी फ्राइड महोदय का ही है। अगला प्रश्न भी कहीं फ्राइड से ही ना आ जाए। अरे बाप, फिर से वही आ गया, मनोगत्यात्मक चिकित्सा, ये तो रिपीट हो गया। ये भी फ्राइड ही होगा। चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? तो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ फ्राइड। अब जब हम साइकोलॉजी की बात करेंगे तो फ्राइड के बगैर तो अधूरा है, तो वो तो रहेंगे ही धुरी में, केंद्र में। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? जैसे साइको एनालिसिस की हम जब बात करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हम क्या देखते हैं? तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो स्वप्न विश्लेषण, अर्थात ड्रीम एनालिसिस है ना। ड्रीम एनालिसिस हम करते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि साइको एनालिसिस में हम ड्रीम एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई व्यक्ति सपने में क्या दिखता है, उसके आधार पर उसकी मन की व्याख्या, मन का विश्लेषण किया जाता है ना। आप जब सोते हैं तो उसमें सपने किस तरीके के देखते हैं, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी होने वाली परीक्षा में कारगर हो सकते हैं, लाभकारी हो सकते हैं। फिर अगर कोर्स से संबंधित कोई जानकारी चाहिए या फिर इस पूरी वीडियो से संबंधित कुछ आपके डाउट्स रह गए हों, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कुछ और सुझाव आप देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो कोई इसमें ज़ोर दबाव की बात नहीं है ना। आपके सुझाव और आपके कह सकते हैं प्रतिक्रियाएँ हमें थोड़ा सा मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करता है ना। तो हम आपसे इतनी सी अपेक्षा रखते हैं, बाकी आपकी मर्जी। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। बाकी वही है कोर्स से संबंधित, जैसे मैंने कहा कि यदि किसी ने मनोविज्ञान का पत्र लिया है महिला पर्यवेक्षिका में तो स्टडी फॉर गोल्स के प्ले स्टोर पर जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।